आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, ये हमारे क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में पूरी तरीके से हम लोग बात करेंगे अपने ग्लोब के बारे में, यानी कि अपने अर्थ के बारे में पूरा जानने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार भी है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे लैटिट्यूड्स क्या होता है वो समझेंगे और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है ये भी समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अर्थ का क्या यहाँ पे मतलब अर्थ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें दिए गए हैं, उसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो अर्थ के बारे में दिया गया है वो ये है, यहीं से हमारा क्लास आज का स्टार्ट होता है, तो ध्यान से सुनिएगा बस। ठीक है, आइए तो पहला पॉइंट अर्थ के बारे में दिया गया है कि अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मीडियम। अच्छा, बचपन से हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता था कि धरती हमारा गोल है। कैसा है भाई गोल? फुटबॉल के जैसा है ना। कई बार छोटे वाले क्लास में जब हम लोग नर्सरी LKG में रहा करते थे तो मैम बोलती थी कि जो धरती है ना वो सेब के तरह गोल है, नारंगी के तरह गोल है, बॉल के तरह गोल है, ऐसा बोलते थे ना टीचर लोग। लेकिन अब हकीकत में आप ये जानिए कि हमारा पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। समझ में आ रही है बात? बचपन क्लास में आप लोगों को बोला जाता था कि धरती पूरा गोल है, पूरा फुटबॉल के जैसा, बॉल के जैसा। क्यों ऐसा बोला जाता था? ताकि आप जल्दी चीज़ों को समझ लें, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर क्लास में आएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि धरती पूरी तरीके से गोल नहीं है। फिर कैसा है पता आपको? अंडे के शेप का है। अंडा का शेप जैसे अंडा का ना, अंडा जैसे होता है तो खड़ा होता है, खड़ा मतलब सीधा लंबा होता है वो। उसको लेटा दो, अंडा लेटा दो, जैसे अंडे को आप खड़ा करोगे तो वो लंबा दिखता है। जनरली कैसा दिखता है? लंबा दिखता है। लेकिन उसी अंडे को लेटा देंगे तो कैसा हो जाएगा? उसको हम लोग कहते हैं फ्लैटर्ड। क्या बोलते हैं उसको? फ्लैटर्ड बोलते हैं। मतलब कि अंडे को जब हाथ में लेंगे तो वो लंबा होगा, उसी अंडे को इसे लेटा देंगे तो उसी शेप का हमारा धरती है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि यदि ये हमारा पृथ्वी है, ग्लोब होता है क्या बताओ? ये ग्लोब एक्चुअली में, ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का ही तो एक मॉडल होता है बस, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है तो ऊपर में होता है नॉर्थ पोल और नीचे में होता है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल यानी कि ऊपर से थोड़ा सा दबा दो, पिचका दो, और नीचे जो साउथ पोल है यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर उठा दो, पिचका दो। मतलब कि नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से हल्का सा क्या कर देना है उसको? नहीं, चिपका देना है, दबा देना है। तो कैसा बनेगा? अंडे के शेप का बनेगा। जल्दी बताओ। जैसे आप नॉर्थ पोल को दबाओगे और साउथ पोल को भी ऊपर की ओर दबाओगे तो बीच का एरिया क्या हो जाएगा? फैलेगा। जैसे पूरा मतलब गोल है हमारा, तो ऊपर और नीचे से दबाएंगे तो फिर बीच से क्या हो जाएगा? फैलेगा। आप इसको सिंपल सा ऐसे समझिए, आप एक बलून को फुलाइए, बलून को ऊपर से एक हाथ डालो, मतलब कि बलून को ऊपर से दबाओ और नीचे से दबाओ, क्या वो बलून बीच से फैलता नहीं है? फैलता है ना। बस उसी शेप का हमारा पृथ्वी यानी कि हमारा अर्थ है। तो यदि कोई पूछे कि बताओ हमारा अर्थ का एग्जैक्ट शेप कैसा है, तो सिंपल से बताइएगा कि हमारे पृथ्वी का एग्जैक्ट शेप जो है वो नॉर्थ से हल्का दबा हुआ है, पिचकाया हुआ है नॉर्थ से, और साउथ से भी हल्का सा पिचकाया हुआ है, दबाया गया है। तो बीच से वो क्या हो गया है? फैल गया है बीच से। और इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जो आपके अंडा है आपका होता है, मतलब जो मार्केट में अंडा मिलता है, उस अंडे को बस क्या कर देना है? लेटा देना है। वैसा ही शेप हमारे धरती का है। कोई दिक्कत? तो पूरा का पूरा गोल हमारा धरती नहीं होता है, वो बल्कि फ्लैटर्ड शेप का होता है। कैसा होता है? फ्लैटर्ड शेप का होता है। और कोई बोले कि बताओ फ्लैटर्ड का मतलब क्या, तो सिंपल से बताइए कि नॉर्थ से पिचका हुआ, साउथ से भी पिचका हुआ, लेकिन बीच में फैला हुआ। सिंपल, ये हो गया हमारा अर्थ का एग्जैक्ट शेप। अगला है द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धरती हमारा किधर से किधर घूमता है? वेस्ट से ईस्ट। बहुत सारे बच्चे गलती से समझ लेते हैं कि ईस्ट से वेस्ट घूमता है, क्योंकि पहले ईस्ट आता है फिर वेस्ट आता है। नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे उल्टा होता है। हमारा धरती जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है, मतलब कि सिंपल सा है, पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमेगा। ये हमारे धरती के मूव करने का डायरेक्शन है। उसके बाद यदि अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन।
ये जो धरती है ना, अच्छा आप इस ग्लोब में यदि देखेंगे तो इस ग्लोब में भी एक रॉड है, उसके अंदर से गया है, दिख रहा है आपको? यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो देखिए, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास जो भी बुक है उसमें भी आप देखेंगे तो ग्लोब आपको एक बना हुआ दिख जाएगा। इस ग्लोब में यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच से ना नीचे की ओर तक एक रॉड गया हुआ है, गया है, देखो जरा ध्यान से, गया है ना। इसी रॉड को हम लोग कहते हैं एक्सिस, और इसी रॉड के चारों तरफ हमारा धरती घूमता रहता है। लेकिन आप हकीकत में बताइए, क्या हकीकत में ऐसा कोई लकीर होता है क्या? नहीं, ये बस समझने के लिए हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, रॉड इसके अंदर डाल देते हैं समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि इसी रॉड के चारों तरफ हमारा धरती घूमता रहता है, घूमता रहता है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये हकीकत में होता नहीं है। यदि होता तो हमारे पृथ्वी पर दिखता ना ऐसा लाइन? क्या दिखता आपको ऐसा लाइन कहीं पे? नहीं दिखता है। तो ये कैसा लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। तो पहला बात, हालांकि 3 बात आपको अर्थ में ध्यान रखना है। पहला बात ये कि धरती का जो शेप है वो फ्लैटर्ड है। फ्लैटर्ड का मतलब हुआ नॉर्थ से पिच का हुआ, साउथ से भी पिच का हुआ, लेकिन बीच से खुला हुआ, फैला हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं फ्लैटर्ड साइड, फ्लैटर्ड साइज। यदि ये नहीं बोलने का मन है तो सिंपल सा बोल दीजिएगा, जो अंडा होता है ना एग, उसको लेटा दो बस, वैसे शेप का हमारा धरती है। सिंपल, कोई दिक्कत? चलिए, पहला बात ये ध्यान रखना था। दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि जो अर्थ है वो किधर से किधर मूव करता है? वेस्ट से ईस्ट मूव करता है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तीसरा बात जो ध्यान रखना वो ये कि धरती जो है वो चारों तरफ किसके चारों तरफ घूमता है? अपने एक्सिस के तरफ। और एक्सिस का मतलब यहाँ पे यह है इमेजिनरी लाइन। मतलब इस ग्लोब में यदि आप देख रहे हैं, इस ग्लोब में बिल्कुल बीचों बीच एक रॉड गया हुआ है, रॉड, और ये बिल्कुल बीचों बीच ग्लोब के अंदर है। तो यही हमारा एक्सिस है और यही कहलाता है एक इमेजिनरी लाइन। मतलब कि ये लाइन जो होता है ना, हकीकत में होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लोग डायग्राम में इसको बना देते हैं, पिक्चर में इसको शो कर देते हैं, ताकि क्या समझ में आ जाए कि धरती जो है इसी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा लाइन होता है? नहीं होता है। लेकिन वही यदि आप ग्लोब में देखेंगे तो ग्लोब में होता है, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, ये आपको बातें ध्यान रखने हैं अर्थ को लेकर। ठीक है, चलिए अगला है ग्लोब। आइए थोड़ा सा हम लोग ग्लोब के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोब में पहला पॉइंट है ग्लोब का डेफिनेशन। आइए समझते हैं पहले क्या होता है ग्लोब। देखो, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो होता है ना वो बिल्कुल अर्थ का एक एग्जैक्ट मॉडल होता है। क्या होता है? एग्जैक्ट मॉडल। मतलब कि पृथ्वी कैसा दिखता है यदि आपको देखना हो तो ग्लोब को देख लीजिए, सिंपल। ठीक है, तो ग्लोब को यदि आप देखते हैं, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, ये ग्लोब आपको धरती दिखाता है। कोई दिक्कत? समझ आ रही है बात? तो ग्लोब क्या है? अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, जो आपको दिखाता है कि धरती एक्चुअली में होता कैसा है। देख लो आप, सिंपल सा। ठीक है, अगला पॉइंट है ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब में हम लोग आसानी से कंट्री को देख पाते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट को देख पाते हैं, और अलग अलग ओशन को भी देख पाते हैं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है, तो ग्लोब में हम लोग इन सारे चीज़ों को आराम से देख लेते हैं। अगला है एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? अभी तुरंत हम लोगों ने समझा था कि जो धरती है वो किसके चारों तरफ घूमता है? एक्सिस के चारों तरफ। और ये एक्सिस का हकीकत में लाइन होता है क्या? नहीं, ये कैसा लाइन है? इमेजिनरी लाइन है, जो होता नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको ड्रॉ करते हैं धरती को अच्छी तरीके से समझने के लिए, और धरती घूमता कैसे है इसको समझने के लिए। तो एक्सिस क्या है उसका भी एक देख लो। A needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. Tilted manner का मतलब है थोड़ा सा टेढ़ा। जैसे आप इस ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो इस ग्लोब में ना तिरछे रूप में थोड़ा सा टेढ़ा करके बिल्कुल बीचों बीच एक रॉड डाला गया है। दिख रहा है आपको? ग्लोब में देख लो जल्दी फटाफट, है ना। ग्लोब में आप देखेंगे तो बिल्कुल उसके बीचों बीच एक तिरछा रॉड डाला गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस, और इसी के चारों तरफ हमारा पृथ्वी घूमता रहता है। अच्छा, जैसे ग्लोब में तो यहाँ पे साफ दिख रहा है रॉड, इसको हम लोगों ने एक्सेस कर दिया, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा रॉड होता है कहीं पे? धरती का यदि हम लोग बात करें तो क्या धरती के पास ऐसा कोई रॉड है क्या? नहीं है उसको, इसीलिए हम लोग उसको एक इमेजिनरी लाइन कहते हैं। तो कोई बोले कि बताओ एक्सिस क्या एक हकीकत लाइन होता है? नहीं, तो बोलिएगा नहीं, ये हकीकत वाला लाइन नहीं होता है, बल्कि एक इमेजिनरी लाइन होता है, जिसके चारों तरफ ही हमारा पृथ्वी घूमता रहता है। सिंपल, समझ आ रही है बात? चल अगला, तो ये हमारा एक
निडल है जिसको आप एक रॉड भी बोल सकते हैं, उसके चारों तरफ ही हमारा पृथ्वी घूमता है, यानी कि ग्लोब घूमता है। आगे 2 पॉइंट्स उसके बाद है इसमें 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यदि ध्यान से आप इस निडल को देखेंगे, इस रॉड को देखेंगे, तो ये रॉड 2 डायरेक्शन में है, एक ऊपर है और वही रॉड कहाँ चला गया है, अंदर अंदर नीचे चला गया है। तो ये ऊपर में नॉर्थ है और नीचे में साउथ है। तो यदि आपसे आप कोई पूछे कि बताओ एक्सिस जो है उसका 2 डायरेक्शन बताओ, तो पहला बोलेंगे ऊपर में नॉर्थ होता है और नीचे में साउथ होता है। सिंपल है, ध्यान रहेगा इतना। वही बात यहाँ पे बोला गया था, 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो रॉड है ये 2 पॉइंट पे निकलता है। ऊपर का पोल यानी कि ऊपर का पार्ट कहलाता है नॉर्थ पोल और नीचे का पार्ट कहलाता है साउथ पोल। एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, नॉर्थ पोल, और नीचे का पार्ट क्या हो गया, साउथ पोल। बस सिंपल है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जिस तरीके से हमारा पृथ्वी अपने एक्सिस के वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है, उसी तरीके से हम लोग अपने ग्लोब को भी वेस्ट से ईस्ट की ओर घुमा सकते हैं। जिस तरीके से हमारा पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है अपने एक्सिस के चारों तरफ, उसी तरीके से हम लोग अपने ग्लोब को भी एक्सिस के चारों तरफ घुमा सकते हैं, वो भी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इस तरीके से आपको अर्थ भी समझ में आ गया और अर्थ जैसा ही दिखने वाला मॉडल जिसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अगला है इक्वेटर, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? समझ आ गया सब कुछ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें इक्वेटर को लेकर। आइए, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया अर्थ क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करने वाले हैं इक्वेटर को लेकर और समझेंगे कि आखिर इक्वेटर होता क्या है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसमें डेफिनेशन इक्वेटर का, और ये मान लेना है आपको, आपका पूरा का पूरा पृथ्वी है ये। ठीक है, डायग्राम जो आपको दिख रहा है अपने बुक में भी और स्क्रीन पे भी, ये आपका अर्थ मान लेना है। और इसी अर्थ को मानते हुए हम लोग अलग अलग प्रकार के टॉपिक को समझने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहला हमारा है इक्वेटर। हालांकि टॉपिक का नाम ही है इक्वेटर। समझते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो, एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन इज नॉन एज द इक्वेटर। जैसे ये आपका अर्थ मान लो, अर्थ नहीं मानना है तो फिर ग्लोब मान लो, क्योंकि अर्थ और ग्लोब क्या होता है, सेम ही चीज़ तो है। ग्लोब जो है वो अर्थ का ही तो मॉडल है ना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ग्लोब है, या फिर आप इसको अर्थ भी बोल सकते हैं। तो एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो धरती को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वो लाइन कहलाता है इक्वेटर। क्या कहलाएगा? इक्वेटर कहलाएगा। जैसे ये पूरा गोल सा हमारा पृथ्वी है और यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच एक डॉटेड लाइन गया है, 0 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इस डॉटेड लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर कहेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेटर। और इसके ऊपर आधा हिस्सा है धरती का और इस लाइन के नीचे आधा हिस्सा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर एक ऐसा लाइन है जो धरती को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। कितने डिग्री पे भाई? अच्छा, इसका डिग्री कितना होता है? 0 डिग्री होता है। कहने का मतलब हुआ कि इक्वेटर धरती का या फिर ग्लोब का एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो धरती को पूरी तरीके से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, आधा ऊपर और आधा नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चल आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेटर। अच्छा, यदि कोई पूछे कि बताओ इक्वेटर का वैल्यू कितना होता है, यानी कि वो धरती को कितने डिग्री पे इक्वल पार्ट में काटता है, डिवाइड करता है, कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। या इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेटर और यहाँ पे है 0 डिग्री। आइए आगे बात करते हैं। द इक्वेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। कोई भी जगह यदि आपको पृथ्वी पे लोकेट करना हो, पता करना हो कि कौन सा जगह कहाँ पे है, तो हम लोग किसको ध्यान में रखते हुए करते हैं? इक्वेटर को ध्यान में रखते हुए। मतलब हमेशा हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये जगह इक्वेटर से कितना नज़दीक है या फिर ये जगह इक्वेटर से कितना दूर है। ठीक है, तो दिक्कत इसमें? तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ ये है कि इक्वेटर धरती का एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो कि धरती को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। वो भी कितने डिग्री पे काटता है इक्वेटर, बताओ?
यानी कि इक्वेटर का कितना डिग्री वैल्यू होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। आधा हिस्सा इसके ऊपर होता है और आधा हिस्सा इसके नीचे होता है। तो धरती पर जब भी हम लोग कोई प्लेस लोकेट करते हैं, कोई जगह खोजते हैं, तो किसको ध्यान में रखते हुए करते हैं, इक्वेटर को ध्यान में रखते हुए। ये हमेशा पता करते हैं कि जगह इक्वेटर से कितना नज़दीक है फिर कितना दूर है, ठीक है। इसलिए हम लोग इक्वेटर को बहुत ही एक अच्छा लाइन मानते हैं। अच्छा एक बात और, क्या इक्वेटर भी हमारा एक हकीकत वाला लाइन होता है क्या? नहीं, ये भी कैसा लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। मतलब ये आपको दिखेगा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। लेकिन ये लाइन करता है क्या, धरती को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, वो भी 0 डिग्री पे। उसके बाद है डेफिनेशन यहाँ पे नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर का। ये क्या है, देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा, इस इक्वेटर के ऊपर जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं ये सब का सब कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे जितने पार्ट दिख रहे हैं ये सब क्या कहलाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, मतलब कि इक्वेटर के ऊपर, यानी कि ये जो इक्वेटर दिख रहा है धरती के बिल्कुल बीचों बीच वाला लाइन, उसके ऊपर जितना भी चीज़ है वो सब कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये सब का सब किसका पार्ट है बताओ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, और नीचे वाला किसका पार्ट हो जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर का हो जाएगा। बस, तो इक्वेटर के ऊपर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। बस सिंपल है, इतना ही सिंपल है, ठीक है। आइए उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये क्या है, देखो ध्यान से, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। यहाँ पे ना आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, जैसे ये बिल्कुल बीचों बीच वाला लाइन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल बीचों बीच वाला लाइन तो हो गया हमारा इक्वेटर। उसके ऊपर जो लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, और उसके भी ऊपर जो लाइन है वो है आर्टिक सर्कल का। उसी प्रकार से नीचे आप देखोगे तो ये बिल्कुल बीचों बीच वाला हो गया इक्वेटर, उसके नीचे वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके भी नीचे हो गया एंटार्क्टिक सर्कल। कहने का मतलब इक्वेटर के ऊपर जितने भी सर्कल बनेंगे गोल गोल, देखो यहाँ पे ना ध्यान से समझना, ये चूंकि पूरा गोल होता है, पूरा पृथ्वी है, ये हमारा पूरा ग्लोब है, पृथ्वी बोलो या ग्लोब बोलो बात सेम ही है। तो ये लाइन बस एक ही ऐसा लाइन है जो कि बिल्कुल सीधा होता है, वो भी कौन सा लाइन, इक्वेटर, ठीक है। मतलब हालांकि होता सब गोल ही है, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच कौन सा पड़ता है, इक्वेटर पड़ता है। जैसे ये धरती है हमारा, तो यहाँ पे भी एक सर्कल बन रहा है छोटा सा, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, और फिर उससे भी बड़ा सर्कल, और सबसे बड़ा सर्कल कहाँ होता है पता है, इक्वेटर पे। समझ में आ रही है बात, सिंपल। मतलब इक्वेटर के ऊपर भी सर्कल बने हुए हैं और इक्वेटर के नीचे भी सर्कल बने हुए हैं, धरती के पूरे हिस्से में सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। आगे आपको मिलेगा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो हम लोग इसको याद कैसे रखते हैं पता है, लैटिट्यूड्स मतलब लेटा हुआ लाइन, लेटा हुआ मतलब गोल 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 गोल, ठीक है। जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, आर्टिक सर्कल, उसके नीचे आप देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, ये सब कैसा है, लैटिट्यूड्स है। ये सब कैसे हैं, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का मतलब होता है जो लेटा हुआ होता है ना, गोल 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 गोल। उसी प्रकार से हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स कैसा होगा, लंबा लंबा लाइन होगा, ऊपर नीचे। मतलब यहाँ पे लैटिट्यूड्स गोल गोल होगा, ठीक, ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट ऐसा। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स है वो कैसा होगा, लंबा लंबा होगा, यानी कि नॉर्थ साउथ ऐसा होगा। तो हम लोग वो भी समझने वाले डायग्राम में कि नॉर्थ पोल कैसा, सॉरी लैटिट्यूड कैसा होता है और लॉन्गिट्यूड्स कैसा होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स का मतलब हुआ वो सारे के सारे सर्कल जो कि इक्वेटर के ऊपर है और इक्वेटर के नीचे है, इन सभी को हम लोग कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। मतलब कि कैसे लाइन होते हैं, लेटे हुए, गोल 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 गोल, ठीक है। आइए उसके बाद है लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्रीज। इन सारे लैटिट्यूड्स को किसमें मेजर किया जाता है, डिग्री में। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हमारा एक लैटिट्यूड ही है, तो इसका वैल्यू आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद एंटार्क्टिक सर्कल है, उसका भी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है 63.5 डिग्री नॉर्थ। इसको कैसे पढ़ते हैं, जैसे ये हमारा आर्टिक सर्कल का वैल्यू है यहाँ पे 63 डिग्री, मतलब 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। इसको कैसे पढ़ेंगे, 66 डिग्री
66 और हाफ बोल सकते हैं आप, मतलब कि ओवरऑल 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ बोल सकते हैं। उसी प्रकार से आप इसको क्या बोलेंगे फिर बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलोगे, 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। थोड़ा और उसके नीचे इक्वेटर को क्या बोलोगे, 0 डिग्री, है ना। और उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलोगे, 23 होल 1/2 डिग्री साउथ। और सबसे नीचे जो आपका है एंटार्क्टिक सर्कल, इसको क्या बोलेंगे, 66 होल 1/2 डिग्री साउथ। सिंपल, ठीक है। तो कहने का सिंपल सा मतलब हो गया कि इक्वेटर के ऊपर भी कई सारे सर्कल बने हुए हैं और इक्वेटर के नीचे भी कई सारे सर्कल बने हुए हैं। तो वो सर्कल सब कैसा है बताओ, लेटा हुआ सर्कल है ना। लेटा मतलब सब एक के एक ऊपर है, समझा रही है बात, गोल 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 है, इसीलिए हम लोग इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स का मतलब हो गया कि हर सर्कल बराबर दूरी पे होता है, हर सर्कल बराबर दूरी पे होता है। तो ये हो गया हमारा। और इन सारे लैटिट्यूड्स को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, 4 हमारे पास पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, 4। पहला बात पैरेलल होगा, मतलब कि सब बराबर दूरी पे होगा, सारे सर्कल किस पे होंगे, बराबर दूरी पे होंगे। और दूसरा लैटिट्यूड्स है, वो कैसा होगा, लेटा होगा, यानी कि सर्कल बने होंगे गोल गोल, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। अगला, तो पहला है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पड़ता है, जरा एक बार देख के बताओ डायग्राम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा, नॉर्दर्न में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है। हमने भी तुरंत कहा था कि इक्वेटर के ऊपर सारे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी, इक्वेटर के ऊपर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो वही यहाँ पे है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और इसका जो डिग्री होता है वो 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ होता है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। देख लो आप, क्या यहाँ साउथ में दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है कि नहीं, इक्वेटर के नीचे मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और इसका डिग्री, इसका भी वैल्यू होता है 23 होल 1/2 डिग्री साउथ, ठीक है। उसके बाद है आर्टिक सर्कल एट नॉर्थ। नॉर्थ में देख लो आप, आर्टिक सर्कल दिख रहा है आपको, नॉर्थ में ये वाला आर्टिक सर्कल दिख रहा है, बिल्कुल ये है आपका 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। और यदि नीचे का बात करें एंटार्क्टिक सर्कल जो कि साउथ में है, इसका वैल्यू भी 66 होल 1/2 डिग्री साउथ होगा। तो ये 4 ऐसे लाइन हैं, 4 ऐसे लाइन है, पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीसरा आर्टिक सर्कल और चौथा एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। ये 4 ऐसे लाइन हैं जो कि पहला बात गोल है, चारों कैसा है, गोल है और बराबर दूरी पे है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोल देंगे। और इन चारों का डिग्री आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इक्वेटर का होता है 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का होता है 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का होता है 23 होल 1/2 डिग्री साउथ। उसके बाद आर्टिक सर्कल का होता है 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, और एंटार्क्टिक सर्कल का होता है 66 होल 1/2 डिग्री साउथ। तो ये चारों पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स का आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स का सिंपल सा मतलब है कि लाइन कैसे होंगे, लेटे हुए होंगे। कैसे होंगे, लेटे हुए, मतलब कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर गोल 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 गोल, इस तरीके से। यहाँ पे भले आपको थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा, लेकिन ये सब है कैसा, गोल है। जब नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाएंगे ना लैटिट्यूड्स कैसा होता है, लॉन्गिट्यूड्स कैसा होता है, तो आपको समझ में और ज़्यादा आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद है हमारा द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर का कितना डिग्री होता है बताओ, 0 डिग्री होता है, ये तो साफ दिख रहा है यहाँ पे। अगला है द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। इसका सिंपल सा मतलब है, आप इसको ऐसे समझिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एट आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4। इसका सिंपल सा मतलब समझो, यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि इक्वेटर पे कितना डिग्री है बताना जरा। इक्वेटर पे 0 डिग्री है, थोड़ा सा उसके ऊपर बढ़े हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया 23 होल 1/2 डिग्री साउथ, थोड़ा और ऊपर बढ़े 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ आ गया, सॉरी ये नॉर्थ है, 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, और उसके ऊपर 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, थोड़ा सा और ऊपर चल जाएंगे बिल्कुल नॉर्थ पोल पे, तो वो हो जाता है 90 डिग्री।
तो यदि कोई पूछे कि बताओ फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कितना डिग्री होता है, तो क्या बोलोगे? 90 डिग्री। आप खुद देखो ना, इक्वेटर पे 0 डिग्री है, उसके ऊपर 23 होल 1/2 डिग्री हो गया, फिर 66 होल 1/2 डिग्री हो गया, तो और ऊपर चल जाएगा बिल्कुल बीचों बीच तो हो जाएगा 90 डिग्री। उसी प्रकार से थोड़ा और नीचे आ जाएंगे साउथ पोल में भी, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो नॉर्थ पोल का वैल्यू होता है बिल्कुल एग्जैक्ट 90 और साउथ पोल का भी होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा गया था। Thus 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। तो ऊपर में दी नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री है तो समझे वो नॉर्थ पोल है, और नीचे में दी 90 डिग्री है तो समझे वो क्या है? साउथ पोल है। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ साउथ पोल और नॉर्थ पोल का कितना डिग्री होता है, वैल्यू 90 होता है, सिंपल। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा कहाँ है? इक्वेटर के ऊपर। तो इक्वेटर के ऊपर जितने भी सर्कल आपको दिखेंगे, इक्वेटर के ऊपर जितने भी आपको गोल गोल लाइन दिखेंगे, वो सब क्या कहलाएगा? नॉर्थ लैटिट्यूड्स। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में है। समझ में आ रही है बात? मत जैसे यदि अब आपसे कोई पूछे कि बताओ नॉर्थ लैटिट्यूड का एक दो एग्जांपल बताओ, तो पहला तो बोलोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरा आर्टिक सर्कल। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आर्टिक सर्कल कैसा लैटिट्यूड है? नॉर्थ लैटिट्यूड है। क्यों नॉर्थ लैटिट्यूड है बताओ? क्योंकि नॉर्थ में पड़ता है। इक्वेटर के ऊपर सारे जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स का मतलब हुआ वो लाइन, वो सर्कल जो कहाँ है? नॉर्थ में है। कहाँ है? नॉर्थ में है। ठीक है, उसी प्रकार से साउदर्न लैटिट्यूड्स का मतलब फिर क्या हुआ? जो लाइन या फिर जो सर्कल कहाँ है? साउदर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के नीचे। तो ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। तो वो सारे पैरेलल लाइंस या फिर वो सारे के सारे सर्कल जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि इक्वेटर के नीचे, वो कहलाता है साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है, आगे चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, जो कि इंडिया में पड़ता है, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो होरिजोनेट इन ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। मतलब हमारे इंडिया में एक स्टेट है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, जगह का नाम है चंद्रपुर। यानी कि हमारे इंडिया का चंद्रपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सिंपल से समझो, इंडिया का चंद्रपुर और ब्राज़ील का बेलो होरिजिनेट, ये दोनों का दोनों ऐसा जगह है जो कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स पे पड़ता है। वो भी कितने डिग्री? 20 डिग्री। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही है बात? जल्दी बताओ। सिंपल है। तो हमारे इंडिया का चंद्रपुर और ब्राज़ील का बेलो होरिजिनेट, ये दोनों का दोनों पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स पे पड़ता है। वो भी कितने डिग्री पे? 20 डिग्री पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, आर्टिक सर्कल हो गया, ये भी हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ही है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ही है। उसी प्रकार से बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंटार्क्टिक सर्कल, ये भी हमारा पैरेलल लैटिट्यूड्स ही है। लेकिन फ़र्क ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्दर्न या फिर नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल ये है हमारे इक्वेटर के नीचे साउथ में, इसीलिए हम लोग इसको साउथ लैटिट्यूड बोल देते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो होरिजिनेट, ये दोनों का दोनों ऐसा जगह है जो कि पैरेलल लैटिट्यूड से पड़ता है। वो भी कितने डिग्री पे? 20 डिग्री पे। और फिर सवाल है कि सर कौन सा लैटिट्यूड्स, नॉर्थ लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड? ये आपने तो बोल दिया कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स पे पड़ता है, लेकिन कौन सा लैटिट्यूड? नॉर्थ लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड? उसके बारे में भी आप जान लो। चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मतलब कि जो चंद्रपुर है हमारे महाराष्ट्र का, वो पड़ता है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का मतलब कहाँ पे पता है आपको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जस्ट थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वैल्यू कितना है बताओ? 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, और चंद्रपुर पर कहाँ पे रहा है? सॉरी माय मिस्टेक, उससे ऊपर नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे,
हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ रहा है 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, लेकिन चंद्रपुर कहाँ पे पड़ता है बताओ? 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितना नीचे कम? लगभग 3.5, 3-3.5 आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, उसी प्रकार से बात करें हम लोग बेलो ओरिजिनेट का, इट इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। लेकिन वही जो है बात करें यदि हम लोग अपने बेलो ओरिजिनेट जो कि ब्राजील में पड़ता है, ये 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे पड़ता है, ठीक। और 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का मतलब हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थोड़ा सा ऊपर यानी कि पहले ही। नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। नॉर्थ में पड़ता है आपका चंद्रपुर और साउथ में पड़ता है बेलो ओरिजिनेट, ठीक। नहीं, वही तो है, चंद्रपुर ऊपर में पड़ रहा है, चंद्रपुर नॉर्थ में है तो ऊपर पड़ रहा है, और बेलो ओरिजिनेट साउथ में है तो साउथ में पड़ेगा, नीचे पड़ेगा, इक्वेटर के नीचे। समझ गए बात को अब? बस यही चीज़ है। तो यदि आप आपसे कोई पूछे कि बताओ ऐसा 2 जगह जो कि लैटिट्यूड्स पे पड़ता हो, तो बताइएगा पहला चंद्रपुर और दूसरा बेलो ओरिजिनेट। अब पूछे कि बताओ एग्जैक्ट बताओ कि चंद्रपुर कहाँ पड़ता है, तो बताइएगा आप 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका मतलब हुआ कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इसका सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि इक्वेटर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा सा नीचे। उसी प्रकार से बोले कि बताओ बेलो ओरिजिनेट फिर कहाँ पड़ता है, तो पहले तो बताइएगा ये ब्राजील में पड़ता है, ठीक। दूसरा बात बताइएगा कि ये पड़ता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में भी कहाँ पे? 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का सिंपल सा मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थोड़ा सा पहले ही, थोड़ा सा ऊपर ही। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट। अगला है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ये वाला डायग्राम समझ में आया आपको? इसमें 2-3 बात आपको ध्यान रखना है बस। जो धरती के बिल्कुल बीचों बीच लाइन जाए उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। उसका वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री। इसके ऊपर जितने भी हिस्से हैं सबको हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका 2 लाइन पड़ता है, 2 सर्कल पड़ता है। पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका वैल्यू होता है 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, और दूसरा है आर्टिक सर्कल जिसका वैल्यू होता है 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। और इक्वेटर के नीचे हमारा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में भी हमारा 2 लैटिट्यूड पड़ेगा, यानी कि 2 सर्कल पड़ेगा। पहला सर्कल है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसका वैल्यू होता है 23 होल 1/2 डिग्री साउथ, और दूसरा है एंटार्क्टिक सर्कल जिसका वैल्यू होता है 66 होल 1/2 डिग्री साउथ, ठीक। एक बात इसमें आपको और ध्यान रखना है कि जो नॉर्थ पोल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 पे पड़ता है, और जो साउथ पोल है वो नीचे वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट 90 पे पड़ता है। एक बात और जो ध्यान रखना है वो इसमें ये कि चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और बेलो ओरिजिनेट जो कि ब्राजील में पड़ता है, ये ऐसा 2 जगह है जो कि बिल्कुल सीधा सीधा किस पे पड़ता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी आप ये कह सकते हैं कि लैटिट्यूड्स पे पड़ता है। अब बोले कि कौन से लैटिट्यूड पे, साउथ पे भी कि नॉर्थ पे, तो बताइएगा कि चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ता है, यानी कि ऊपर इक्वेटर से कितना ऊपर? 20 डिग्री ऊपर, है ना। और बेलो ओरिजिनेट कितना कहाँ पड़ता है? इक्वेटर के नीचे। कितना नीचे? इक्वेटर से 20 डिग्री नीचे, सिंपल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक होगा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था। टॉपिक का नाम था इक्वेटर। इसको फटाक से 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आपको ज़्यादा आएंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इक्वेटर क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। ये मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है, या फिर आप इसको ग्लोब भी मान सकते हैं जो कि बिल्कुल गोल है, ठीक है। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन जो गया है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर कितने डिग्री का होता है? मतलब इक्वेटर का कितना वैल्यू होता है? 0 डिग्री होता है। मतलब इक्वेटर एक ऐसा लाइन है जो कि पृथ्वी को यानी कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, आधा ऊपर और आधा नीचे। तो इक्वेटर के ऊपर जितने भी पार्ट हैं, जैसे ये सब का सब ऊपर वाला पार्ट, ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्योंकि नॉर्थ में ऊपर में है। और इक्वेटर के जितने भी नीचे पार्ट है वो क्या कहलाता है? साउदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि वो साउथ में है यानी कि नीचे है, ठीक है। इतना हम लोग जान चुके थे। उसके बाद इक्वेटर के ऊपर यदि आप देखेंगे तो एक और लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका कितना वैल्यू होता है? 23 होल 1/2 डिग्री
नॉर्थ। थोड़ा सा उसके और ऊपर देखेंगे तो अब एक और हमारे पास है आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल का कितना है बताओ, 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब आइए इक्वेटर के नीचे आइए। इक्वेटर के नीचे यदि आप देखोगे तो आपको दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का जो वैल्यू है यानी कि जो उसका जो डिग्री है वो है 23 होल 1/2 डिग्री साउथ। और उसके बाद है एंटार्क्टिक सर्कल, ये वाला एंटार्क्टिक सर्कल का वैल्यू देखेंगे तो वो है 66 होल 1/2 डिग्री साउथ। ठीक है, इतना हम लोग जान चुके थे। उसके और सबसे ऊपर में देखेंगे टॉप पे तो वो हो गया आपका नॉर्थ पोल, और सबसे नीचे देखेंगे तो वो हो गया साउथ पोल। ठीक है, और हमने आपको ये भी बताया था कि नॉर्थ पोल का कितना वैल्यू होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। कितना, एग्जैक्ट 90 डिग्री। उसके बाद फिर साउथ का भी कितना होता है, एग्जैक्ट 90। दोनों का, नॉर्थ और साउथ दोनों का एग्जैक्ट 90 डिग्री वैल्यू होता है। कोई दिक्कत इसमें, मतलब उसका 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक लाइन के बारे में बात किया था जो कि था हमारा लैटिट्यूड्स। क्या था हमारा, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का मतलब हमने आपको बोला था कैसा लाइन होगा, लेटा हुआ होगा, यानी कि गोल गोल होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद इक्वेटर। इक्वेटर भले आपको यहाँ पे एक सीधा लाइन दिख रहा है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि ये बिल्कुल गोल है, क्योंकि हमारा ग्लोब कैसा है, पृथ्वी कैसा है, पूरा का पूरा गोल है। तो ये लाइन भी जो आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है इक्वेटर, ये सीधा है नहीं एक्चुअली में, वो क्या है, बिल्कुल गोल है। ठीक है, हाँ, मतलब ये सर्कल बना हुआ है लाइन का इक्वेटर जो होता है। इक्वेटर भले हम लोग मैप पे या फिर डायग्राम में देख लेते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं, लेकिन मैं ग्लोब में यदि आप देखोगे तो वो बिल्कुल गोल लाइन होता है, और वो गोल लाइन ही हमारे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, आधा ऊपर और आधा नीचे। तो लैटिट्यूड्स का मतलब कैसा लाइन होगा, लेटा हुआ होगा, मतलब गोल गोल होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आपको ना थोड़ा सा लैटिट्यूड हम और अच्छे से समझाते हैं, इस वाले डायग्राम में आप अच्छे से समझ पाएंगे। आइए, इस वाले डायग्राम में जब आप ध्यान से देखोगे, ये प्राइम मेरिडियन क्या है इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ये अभी हमारे काम का नहीं है। बस आप यहाँ पे देखेंगे तो दो चीज़ आपको दिखेगा। एक दिखेगा ये गोल गोल लाइन जो कि लेटा हुआ है, पहला ये हो गया, फिर से ये वाला हो गया, फिर उसके नीचे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, फिर उसके नीचे हो गया, और फिर इसके नीचे हो गया। तो ये सब लाइन कैसा लाइन है, लेटा हुआ लाइन है ना, एक के बाद एक है, जिसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलोगे, लैटिट्यूड्स बोल दोगे। और चूंकि ये सब का सब बराबर दूरी पे होता है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हर बार बराबर होता है, तो उसको हम लोग लैटिट्यूड्स ना बोल के एक और क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। दोनों बात सही ही है, आप लैटिट्यूड बोलिए तो भी ठीक है, या फिर आप पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलिए तो भी क्या है, सही ही है। अब हमारे सामने एक और वर्ड आएगा जो हमारे चैप्टर के हेडिंग में भी था, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स कैसा होता है, लंबा लाइन। देखो यहाँ पे आपको लंबा लाइन दिख रहा होगा, ये सब एक लाइन ये वाला हो गया लंबा वाला, फिर एक ये वाला, फिर एक ये वाला, फिर एक ये वाला, फिर एक ये वाला। इधर आप देखोगे तो यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब कैसा लाइन है, लंबा लंबा लाइन है, नॉर्थ से आया साउथ तक चला गया, ऐसे ऐसे है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। तो अलग अलग लाइन इसमें लंबे लंबे जो है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और जो लेटा हुआ है जो गोल है सर्कल के तरह, वो सब हो गया हमारा लैटिट्यूड्स। इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आइए उसके बाद थोड़ा सा हम लोग अब और आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ लैटिट्यूड्स का मतलब हुआ, नॉर्थ लैटिट्यूड्स का मतलब हो गया वैसे लैटिट्यूड्स जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि जो नॉर्थ में है, इसका मतलब वो सिंपल सा जो इक्वेटर के ऊपर है। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ दो एग्जाम्पल दो नॉर्थ लैटिट्यूड्स का, तो आप किसका किसका एग्जाम्पल दोगे, पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा आर्टिक सर्कल, क्योंकि ये नॉर्थ में है, पहला बात ये नॉर्थ में है और ये लैटिट्यूड्स भी है। उसी प्रकार से पूछे कि बोले कि दो एग्जाम्पल दो साउथ लैटिट्यूड्स का, तो कौन सा दोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और दूसरा एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आप दे देंगे। आइए आज का टॉपिक हमारा जो मेन स्टार्ट होने वाला है वो है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। यहाँ से हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट होगा, तो इसको आराम से समझिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहला है टॉरिड जोन। क्या होता है टॉरिड जोन, टॉरिड जोन क्या है, अब डायग्राम में भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, डायग्राम में भी आप देखोगे तो समझ में आएगा, और यहाँ पे ये डायग्राम भी बिल्कुल सही है समझने के लिए। आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द जोन, जिसको आप रीजन भी बोल सकते हैं, द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक्स is called the torrid zone. The surface of the earth between the tropics receives
वर्टिकल रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर, दस इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। आइए इसको समझते हैं हम लोग, ये टॉरिड जोन होता क्या है। आपने डायग्राम में देख पाएंगे बिल्कुल बीचों बीच क्या है पता आपको, इक्वेटर। इसके ऊपर आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में जो ये छोटा सा आपको स्पेस दिख रहा है, इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। केवल ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला भी। डायग्राम में आप देखिए ध्यान से, इक्वेटर है, बिल्कुल बीचों बीच इक्वेटर है। इक्वेटर आपको बीच में दिख रहा है, उसके ऊपर आपको दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के नीचे दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जगह है, पूरा का पूरा ये जो हल्का ग्रीन टाइप शायद है, हल्का ये जो ग्रीन टाइप वाला जो जगह है, इसी को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलोगे? टॉरिड जोन। यदि कोई पूछे कि बताओ टॉरिड जोन कहाँ होता है, तो सिंपल से बताइएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जगह होता है, उसी रीजन को, उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, एक बात इसमें और याद ध्यान रखेंगे कि जो टॉरिड जोन होता है ना, इस पे सनलाइट बहुत पड़ता है। मतलब टॉरिड जोन में जो भी कंट्री आएगा, उस कंट्री में सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो एक बात आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सर टॉरिड जोन में ही हमारा पड़ता है इक्वेटर, तो बताइए सबसे ज़्यादा धूप कहाँ रहता होगा? इक्वेटर के पास। कहाँ पे? इक्वेटर के पास। हालांकि पूरा का पूरा टॉरिड जोन ही गर्म वाला जगह है। ये जो आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर में और नीचे में जो आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख रहे हैं, इसके बीच का जो जगह है उसी को तो कहते हैं हम लोग टॉरिड जोन। तो इस टॉरिड जोन में गर्मी बहुत पड़ती है, सनलाइट यहाँ बहुत पड़ता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। चलिए आगे, दस इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये धरती का सबसे गर्म वाला जगह होता है। तो इस टॉरिड जोन में जो भी कंट्री आता है, उस कंट्री में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। ये हो गया हमारा टॉरिड जोन। चलिए आइए अगला हम लोग बात करेंगे टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन के बारे में ध्यान से देखेंगे। बहुत इस डायग्राम को यदि आप एक बार समझ जाओगे, याद कर लोगे ना, ड्रॉ कर लोगे 2-3 बार, तो बहुत कुछ आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। लिखा हुआ है पहला, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल। कहाँ है देख लो एक बार। ऊपर का यदि हम लोग बात करें तो ऊपर में दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे आर्टिक सर्कल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का जो जगह है पिंक वाला, ये वाला जगह, और इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्टिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर नोन एज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हमारे पास दो है, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। नॉर्थ में कहाँ कहाँ होगा, मतलब किसके बीच में होगा, तो ध्यान रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का जो जगह है, इसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। चूंकि नॉर्थ में है तो क्या बोल देंगे? नॉर्थ टेम्परेट जोन। उसी प्रकार से थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल, इसके बीच के जगह को भी हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन। चूंकि साउथ में तो क्या बोल देंगे? साउथ टेम्परेट जोन। सिंपल, तो ध्यान रखना है इस बात का। तो यहाँ पे अभी आपने टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन समझा। तो यहाँ पे ना बहुत सिंपल तरीके से कई बार आपसे पूछ लेगा कि बताओ टॉरिड जोन का जो एरिया होता है वो कहाँ से कहाँ होता है। तो सिंपल से बताइएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है, उसी को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पूछेंगे बताओ टेम्परेट जोन कहाँ होता है, तो बताइएगा दो टेम्परेट जोन होता है हमारे पास, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। फिर पूछेंगे बताओ नॉर्थ में कहाँ पे होता है, तो बताइएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में जो एरिया है हमारा, उसको हम लोग कह देते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। नॉर्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्थ में है। सिंपल। उसी प्रकार से बोले कि फिर बताओ एक और टेम्परेट जोन कहाँ है, तो बताइएगा एक और टेम्परेट जोन है जो है वो कहाँ है? साउथ में है। कहाँ पे है भाई? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो जगह है, ये पिंक वाला, इसी को हम लोग कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, तो आपके पास टॉरिड जोन कितना है? एक। टेम्परेट जोन कितना है? दो। एक नॉर्थ जो ऊपर में है, साउथ जो कि नीचे में है। सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगा? टॉरिड जोन में। उससे हल्का गर्मी कम कहाँ पड़ेगा? हल्का कम टेम्परेट जोन में। मतलब जैसे जैसे हम लोग इस टॉरिड जोन से दूर जाएंगे, ऊपर और नीचे जाएंगे, वैसे वैसे हमारा गर्मी
घटता जाएगा और ठंडा बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ? टॉर्रिड जोन में। उससे कम गर्मी कहाँ पे? टेम्परेट जोन में। जैसे ये बीच वाला हमारा हुआ टॉर्रिड जोन। इसके ऊपर आप जाओगे नॉर्थ टेम्परेट जोन है, वहाँ पे गर्मी कम पड़ता है। उसी प्रकार से आप नीचे आओगे साउथ टेम्परेट जोन में, यहाँ पे भी गर्मी कम पड़ता है। अब हम लोग जाने वाले हैं इसके भी सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले पार्ट पे, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। चलो आइए जरा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। क्या है फ्रिजिड जोन में? देखो समझेगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टेम्परेट जोन हो गया, अब आइए फ्रिजिड जोन। द रीजन बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। पहले हम लोग बात करते हैं ऊपर का, तो ये हो गया आपका आर्टिक सर्कल, और नॉर्थ पोल कहाँ? सबसे ऊपर। तो नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच का जो जगह होता है, यानी कि ये वाला जो कि ग्रे कलर का आपको दिख रहा है और यहाँ पे फ्रिजिड जोन दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिजिड जोन। कोई दिक्कत? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि चूंकि ये नॉर्थ में है तो ये हो गया नॉर्थ वाला फ्रिजिड जोन। और एक और हमारे पास फ्रिजिड जोन है नीचे में, एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल। ये है आपका एंटार्क्टिक सर्कल और यहाँ पे हो गया आपका साउथ पोल। तो एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का भी जो जगह है उसको भी हम लोग फ्रिजिड जोन ही कहते हैं। और ये साउथ में है तो ये हो गया साउथ वाला फ्रिजिड जोन। कोई दिक्कत इसमें? तो हमारे पास फ्रिजिड जोन भी कितना है? 2 है। पहला कहाँ पे है? ऊपर नॉर्थ में, और दूसरा नीचे साउथ में है। फिर बोले कि नॉर्थ में कहाँ पे है, तो सिंपल से बताइएगा, आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो जगह पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिजिड जोन, नॉर्थ वाला। और नीचे बोले कि नीचे में कहाँ पे फ्रिजिड जोन, तो क्या बोलेंगे? एंटार्क्टिक सर्कल, यानी कि ये वाला, और साउथ पोल के बीच का जो जगह है उसको हम लोग कह देते हैं फ्रिजिड जोन। लेकिन कैसा वाला? साउथ वाला। तो आप इसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन कह सकते हैं और नीचे वाले को साउथ फ्रिजिड जोन कह सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई है बात? चलिए अगला। दीज रीजन्स आर वेरी कोल्ड बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन। फ्रिजिड जोन में सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है। हमने क्या बोला था अभी आपको कि जैसे जैसे आप टॉर्रिड जोन यानी कि इक्वेटर से ऊपर या फिर नीचे जाएंगे वैसे वैसे ठंडा बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ रहेगा फिर बताओ? फ्रिजिड जोन में रहेगा। कहाँ पे? फ्रिजिड जोन। और फ्रिजिड जोन हमारे पास 2 है, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। तो दोनों जगह पे दोनों जगह पे जाड़ा खूब पड़ता है। जैसे यदि आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो वर्ल्ड मैप में सबसे नीचे आपका क्या पड़ता है? एंटार्क्टिका पड़ता है। साउथ में जाड़ा वहाँ खूब पड़ता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ पे। उसी प्रकार से थोड़ा सा और ऊपर आप जाएंगे तो आपका रसिया पड़ता है, फिर ग्रीनलैंड पड़ता है। ये सब जगह जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बात करते हैं। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट। चूँकि यहाँ पे सूरज जल्दी उगता नहीं है तो यहाँ पे उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ता है, केवल क्या रहता है यहाँ पे? ठंडा रहता है। ये बात पूरा का पूरा आपको समझ में आया है? जल्दी बताइए। तो ये वाला डायग्राम हर हाल में आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। जिनके पास एनसीईआरटी बुक है उनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बुक में दिया हुआ है। इस डायग्राम से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप निकाल पाएंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे एक बार फटाक से कर लेते हैं डिस्कस, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एकदम पूरा निचोड़ आपको समझा रहे एक बार में पूरा इस डायग्राम का। इससे आपको पूरा का पूरा अर्थ के बारे में एक नॉलेज हो जाएगा एक बार में। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, एक ऐसा लाइन जो अर्थ को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। उसका वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री। इक्वेटर के ऊपर का लाइन होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका कितना डिग्री होता है? 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। उसके और ऊपर होता है आर्टिक सर्कल, इसका कितना वैल्यू होता है? 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद इक्वेटर के नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का वैल्यू कितना है, यानी कि डिग्री 23 होल 1/2 डिग्री साउथ है। उसके भी नीचे आएंगे तो एक और आपको दिखेगा एंटार्क्टिक सर्कल। इस एंटार्क्टिक सर्कल का कितना वैल्यू है? 66 होल 1/2 डिग्री साउथ। यहाँ तक समझ आ गया। और सबसे ऊपर में आपका नॉर्थ पोल है और सबसे नीचे में साउथ पोल है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी टॉर्रिड जोन। टॉर्रिड जोन कौन सा होता है? सिंपल सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जगह होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जगह होता है, जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, जो भी आप बोलो सब सही है, इसी को हम लोग कहते हैं टॉर्रिड जोन। टॉर्रिड जोन का एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, दबा के पड़ता है।
इसीलिए आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि जो कंट्री टॉरिड जोन के नीचे आता है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है और वहाँ के लोग बहुत काले होते हैं। एग्जाम्पल आपका साउथ अफ्रीका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। समझ के बात को, साउथ अफ्रीका एक ऐसा मतलब कॉन्टिनेंट है जो कि टॉरिड जोन में आता है और वहाँ पे गर्मी खूब पड़ता है, इसलिए साउथ अफ्रीका के लोग आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा टॉरिड जोन। उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा टेम्परेट जोन। और बोले कि बताओ टेम्परेट जोन का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, सिंपल से बताइएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो एरिया है वो हमारा टेम्परेट जोन है। चूंकि ये नॉर्थ में है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन। एक टेम्परेट जोन हमारे पास और है, कहाँ पे, साउथ में है। वो कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो जगह है जो पिंक वाला है उसको हम लोग कह देते हैं साउथ टेम्परेट जोन। तो बताइए हमारे पास टेम्परेट जोन कितना है, दो है, एक नॉर्थ ऊपर में और एक नीचे साउथ में। दोनों का लोकेशन पूछ ले किसके किसके बीच में, तो बताइएगा पहला जो नॉर्थ में है हमारा वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। उसके बाद कोई बोले कि बताओ साउथ टेम्परेट जोन का क्या लोकेशन है, वो किसके किसके बीच है, तो बताइएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। अच्छा, यहाँ पे गर्मी कम पड़ेगा कि ज़्यादा पड़ेगा, कम पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप टॉरिड जोन से दूर जाएंगे वैसे वैसे जाड़ा बढ़ेगा, गर्मी घटेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे और लास्ट में बात करें हम लोग तो हमारे पास फ्रिजिड जोन भी दो गो है, एक ऊपर में है और एक नीचे में है। ऊपर का बात करें तो बोले कि बताओ ऊपर का जो फ्रिजिड जोन है, यानी कि नॉर्थ में जो हमारा फ्रिजिड जोन है उसका लोकेशन बताओ, वो किसके किसके बीच में होगा। सिंपल से बताइएगा, जो आर्कटिक सर्कल है उसके और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिजिड जोन। चूंकि ये नॉर्थ में है तो इसको आप एक नाम और क्या दे सकते हैं, नॉर्थ फ्रिजिड जोन। क्या बोल सकते हो, नॉर्थ फ्रिजिड जोन। एक हमारे पास फ्रिजिड जोन और है, वो कहाँ है भाई, सबसे नीचे साउथ में। ये किसके किसके बीच में है, एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है। तो इस वाले एरिया को हम लोग कह देते हैं फ्रिजिड जोन, वो भी कैसा वाला, साउथ फ्रिजिड जोन। ठीक है, और यहाँ पे जाड़ा बहुत ज़्यादा पड़ता है। यदि कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे कि बताओ नॉर्थ फ्रिजिड जोन का एग्जाम्पल दो, एक दो जहाँ पे जाड़ा बहुत पड़ता हो, तो सिंपल सा एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ग्रीनलैंड, रसिया, ये सब आपका पड़ जाता है नॉर्थ फ्रिजिड जोन में। उसी प्रकार से पूछे कि बताओ साउथ फ्रिजिड जोन का एग्जाम्पल दो जहाँ पे जाड़ा बहुत ज़्यादा पड़ता हो, मतलब ठंडा बहुत ज़्यादा रहता हो, तो आप एग्जाम्पल दे देना एंटार्क्टिका का, वहाँ पे जाड़ा बहुत ज़्यादा पड़ता है, यानी कि वहाँ पे ठंड बहुत रहती है। क्या अब ये पूरा का पूरा आपको डायग्राम समझ में आया? इस डायग्राम को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग और आगे बात करते हैं। अगला है हमारा वाटर लॉन्गिट्यूड्स। आइए थोड़ा सा हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेटीट्यूड्स का मतलब कैसा लाइन, लेटा हुआ लाइन। यदि आपसे दो चार एग्जाम्पल पूछे लेटीट्यूड्स का तो बता देंगे, जो कि लेटा हुआ हो और गोल हो, मतलब लेटा लेटा लाइट्स, लेटा हुआ लाइन, बस सिंपल सा। तो आप इस डायग्राम को देख के बताइए कम से कम 3-4 एग्जाम्पल लेटीट्यूड्स का, बताइए जल्दी फटाक से। अच्छा, एक बात मेरा सवाल और है, क्या इक्वेटर लेटीट्यूड्स है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल है, क्योंकि इक्वेटर भी क्या है, लेटा हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल हो गया लेटीट्यूड्स का इक्वेटर, दूसरा हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीसरा हो गया आर्कटिक सर्कल, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल। ये सब का सब लाइन जो है लेटा हुआ लाइन है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया हमारा लैटिट्यूड्स का, कोई दिक्कत इसमें। अगला हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, जो कैसे लाइन होंगे, लंबे लंबे लाइन होंगे। कैसे लाइन होंगे, लंबे लाइन, यानी कि लंबा लंबा लाइन होगा। उसका डायग्राम हमारे पास यहाँ पे है। ये सब जो गोल गोल लाइन आप देख रहे हैं लेटा हुआ, ये सब लॉन्गिट्यूड्स का एग्जाम्पल हो गया, जो लेटा हुआ लाइन है। और ये जो लंबा लंबा लाइन आप देख रहे हैं ये सब का सब किसका एग्जाम्पल है, बताओ जल्दी। लॉन्गिट्यूड्स का। जो लंबा लंबा लाइन है वो लॉन्गिट्यूड्स और जो लेटा हुआ लाइन है वो लैटिट्यूड्स। सिंपल है। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस उसको समझ लीजिएगा। टोंगा आइलैंड्स जो कि पैसिफिक ओशन में पड़ता है, पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा ओशन है, तो उस पैसिफिक ओशन का टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में पड़ता है, मतलब पैसिफिक ओशन का टोंगा आइलैंड और इंडियन ओशन का मॉरिशस आइलैंड आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड दैट इज 20 डिग्री साउथ। मतलब इसका सिंपल सा है कि पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है जिसका नाम है टोंगा आइलैंड, उसी प्रकार से इंडियन ओशन में भी एक आइलैंड है जिसका नाम है मॉरिशस आइलैंड। ये दोनों का दोनों सेम लैटिट्यूड पे लाई करता है। वो कौन से लैटिट्यूड पे, 20 डिग्री
साउथ पे। ध्यान रहेगा इस बात का, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी हम लोग समझेंगे अभी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है। आइए समझते हैं कि मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यदि आप ये समझ जाओगे तो आगे का पॉइंट भी आपको आराम से समझ में आएगा। तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है देखो। अच्छा एक बात और, ये जितने भी लाइन हम लोगों ने पढ़े हैं अभी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, ये सब का सब लाइन क्या हकीकत में होता है? नहीं, सारा का सारा लाइन कैसा लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। बस धरती को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में कोई लाइन होता नहीं है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में, ताकि आपको लॉन्गिट्यूड समझ में आ जाए। लैटिट्यूड्स तो आप लोग बहुत देख चुके हैं, लॉन्गिट्यूड्स को थोड़ा सा देखा जाए। इसमें पहला लिखा गया इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। These lines of reference are known as meridians of longitudes। मतलब जितने भी लाइन आपको दिख रहा है, ये ऊपर में आपका नॉर्थ पोल है और नीचे में क्या है? साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल जितने भी लाइन आए हैं, इन सभी लाइंस को हम लोग कह देते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अच्छा, वो जो लैटिट्यूड्स था फिर उसको हम लोग क्या बोलते थे? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या बोलते थे? मतलब लैटिट्यूड्स के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ था वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड वर्ड इस्तेमाल हुआ था, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल हो रहा है? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। क्या? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जितने भी लाइन आए हमारे लंबे लंबे, ये सब का सब लाइन कैसा है? इसको हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, आगे। द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखो, हर जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, हर लॉन्गिट्यूड्स के बीच में ना कुछ वैल्यू है, यानी कि कुछ ना कुछ डिग्री का फर्क है। जैसे आप गौर से देखोगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम लोग ले लेते हैं ये वाला, एक ये वाला लॉन्गिट्यूड्स और एक ये वाला, इन दोनों के बीच में ना कुछ डिग्री का फर्क है, यानी कि कुछ अंतर है, और उस डिग्री को बाद में डिवाइड कर दिया जाता है मिनट्स में, और फिर मिनट्स को बाद में डिवाइड कर दिया जाता है सेकेंड्स में। इसको हम लोग तब अच्छी तरीके, मतलब हालांकि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो पायलट होते हैं ना, पायलट जो एरोप्लेन चलाते हैं, है ना, वो लोग इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ऊपर आसमान में उन लोगों को नीचे तो दिखता नहीं एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो वो लोग सिग्नल कैसे लेते हैं, कैसे अपना लोकेशन पता करते हैं एयरपोर्ट का? इन्हीं सब चीज़ों को देख के कि हम कहाँ पे हैं, कितने डिग्री पे हैं, है ना, कितना समय लगाना है लैंडिंग करने में, ये सब उसको वो काम करते हैं। तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कुछ डिग्री का फ़र्क होता है, और उस डिग्री को डिवाइड किया जाता है पहले मिनट्स में, और फिर उसको डिवाइड कर दिया जाता है सेकेंड्स में, ताकि आराम से पायलट जो है अपना एरोप्लेन लैंड कर सके। हालांकि उसका इस्तेमाल ज़्यादातर वही लोग करते हैं, हम लोग उतना करते नहीं है, हम लोग बस पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे। दे आर सेमी सर्कल्स। ध्यान से आप देखोगे, चलो आप इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा आपका ग्लोब है और केवल एक ही लाइन ऊपर से नीचे आया है, तो क्या करेगा? पूरे के पूरे इस ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? आधा आपका हो जाएगा इधर वाला हिस्सा और आधा हो जाएगा इधर वाला। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हमारा ग्लोब है, यानी कि अर्थ है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये एक सिंगल लाइन है बस, और ये सब लाइन नहीं है, मान लीजिए ये सब लाइन नहीं है और इधर का भी कोई लाइन नहीं है। तो एक ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन नॉर्थ से आया और ये नीचे साउथ पे चला गया, तो ये लॉन्गिट्यूड्स क्या करता है? सर्कल को, यानी कि पूरे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब होता है सर्कल का आधा हिस्सा, आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, सिंपल। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज एंड बिकम्स जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। उसके बाद जैसे जैसे आप इस लॉन्गिट्यूड्स को ऊपर बढ़ाएंगे और नीचे लेकर आएंगे, इसका वैल्यू घटता जाएगा, मतलब कि दो लॉन्गिट्यूड्स क्लोज आते जाएंगे और उनका वैल्यू घटता जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो मान लेते हैं ये हमारा पहला लॉन्गिट्यूड है और ये हमारा दूसरा लॉन्गिट्यूड है, मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में देखो कितना सारा गैप है ना, बहुत सारा गैप है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, इन दोनों का गैप खत्म हो रहा है, इनकी जो वैल्यू क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, घट जाता है, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल दोनों पे। ठीक है, आगे। ऑल दी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ। और जितने भी ये लॉन्गिट्यूड्स आपको दिख रहे हैं, ये सब का सब लॉन्गिट्यूड्स
बराबर लेंथ का होता है, मतलब कि सब का बराबर लेंथ होता है, सब बराबर साइज का होता है। यहाँ तक समझ आ गया। सिंपल सा ध्यान रखिएगा, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का मतलब है जितने भी लॉन्गिट्यूड्स वाले लाइन हैं जो कि नॉर्थ से साउथ तक गए हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ओके, और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कुछ डिग्री का फर्क होता है, मतलब जैसे ये कोई भी दो लॉन्गिट्यूड्स आप ले लो, उन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में छोटा कुछ डिग्री का फर्क होता है। उस डिग्री को बाद में डिवाइड कर दिया जाता है मिनट्स में, और बाद में उसको कर दिया जाता है मिनट्स को किस में, सेकेंड्स में, ताकि हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सके और स्टडी कर सके। लेकिन वही सेंटर पे यदि होगा, ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच यदि हमारा दो लॉन्गिट्यूड्स है तो वहाँ पे उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, मतलब दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे उन दोनों लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर लेकर जाएंगे और साउथ यानी कि नीचे की ओर लेकर जाएंगे, उसका वैल्यू घटता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाता है। और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सबका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे भले आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो छोटा हो गया, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, नहीं, ये ग्लोब में बस आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन सब होता कैसा है, इक्वल साइज का ही होता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपने लॉन्गिट्यूड्स भी समझ लिया। तो दो बात आपको ध्यान रखना है, पहला लैटिट्यूड्स का मतलब लेटा हुआ लाइन, और लॉन्गिट्यूड्स का मतलब लंबा वाला लाइन। ओके, बस इतना ध्यान रखना है। एक और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखना है, तो बस ये ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूड्स जो होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है, नॉर्थ से साउथ यानी कि लंबा लंबा, और जो लैटिट्यूड्स होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। समझ में आ रही है बात, गोल गोल होता है ना, वो घूमता है गोल गोल, तो वो हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड्स, सॉरी लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स वेस्ट टू ईस्ट, या फिर आप ईस्ट से वेस्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ, दोनों बोल सकते हैं, दोनों सही है। चलिए इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले क्लास में, वो होगा प्राइम मेरिडियन। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग इस चैप्टर के अंदर प्राइम मेरिडियन। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने वाटर लॉन्गिट्यूड्स ये क्या होता है ये हम लोग समझ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद वाटर लॉन्गिट्यूड्स ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। देखो हमारे ग्लोब पे दो ही प्रकार का लाइन है, एक है लॉन्गिट्यूड्स और एक है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का मतलब जो लेटा हुआ लाइन है, और लॉन्गिट्यूड्स मतलब जो लंबा लंबा लाइन है ना, इसी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जैसे इसमें लंबे लाइन हैं बहुत सारे, तो ये सारे लंबे लाइन हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड्स, और जितने भी ये लेटे हुए लाइन है ये सब हो गया हमारा लैटिट्यूड्स। ओके, चलिए इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने और इसमें डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कुछ नहीं है, सिंपल सा जितना भी आपको इसमें लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइन दिख रहे हैं जो कि नॉर्थ से स्टार्ट हुआ है और साउथ की ओर आ गया है, इन्हीं सबको हम लोग कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज का टॉपिक हमारा होगा प्राइम मेरिडियन। चलिए आइए समझते हैं क्या है हमारा ये प्राइम मेरिडियन। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। देखो ये हमारा ग्लोब है, मान लो इस ग्लोब में ना बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे बने हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स बहुत सारा है। लेकिन इस पूरे ग्लोब में कितना लॉन्गिट्यूड्स है ये किसी को पता नहीं था, मतलब कि कितने लंबे लंबे लाइन है ये किसी को पता, मतलब कि बता पाना बहुत ही मुश्किल था। तो बहुत सारे कंट्री ने डिसाइड किया कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे इन सभी लाइन को गिनने का। तो उन्होंने शुरुआत किया ग्रीनविच से, और ये ग्रीनविच में जो है ना रॉयल ब्रिटिश का रॉयल ऑब्जर्वेटरी, मतलब कि वहाँ पे ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा रिसर्च लैब इस्टेब्लिश है। कहाँ पे? ग्रीनविच में। नहीं सुनो तो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये। देखो बहुत सिंपल सा बात है, हमारे इस ग्लोब में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्या है? बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, लेकिन एक्चुअली में कितना है, उसको कैसे गिना जाए, उसका कैसे पता लगाया जाए, ये बहुत मुश्किल था, है ना। जैसे हमारा ग्लोब है जिसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो इस लॉन्गिट्यूड्स का पता कैसे लगाया जाए, कितना है, शुरुआत कहाँ से करेंगे काउंट करने का, है ना। तो ये किसी को उतना आइडिया लग नहीं पा रहा था।
तो बहुत सारे कंट्री ने डिसाइड किया कि हम लोगों को कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़ना पड़ेगा जहाँ से इन सारे लॉन्गिट्यूड्स को काउंट किया जा सके। तो उन सभी कंट्री ने क्या चूज़ किया? ग्रीनविच चूज़ किया। ग्रीनविच जगह का नाम है ना। और ये इस ग्रीनविच में ही ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश है, मतलब कि वहाँ पे है। और ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है बहुत बड़ा रिसर्च लैब है, वहाँ पे रिसर्च वगैरह होता रहता है। तो दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। और यहाँ पे आप इस ग्लोब में साफ साफ देख पा रहे होंगे, ये जो बिल्कुल एक सीधा लाइन नीचे गया है, डॉटेड लाइन, यही है आपका प्राइम मेरिडियन। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ये ग्रीनविच में है, ठीक है। और यहीं से सारे लाइन्स का गिनती चालू होता है। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसका शुरुआत कहाँ से करना है गिनना, उसका पता कैसे लगाना है, ये बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो बहुत सारे कंट्री ने मिल के डिसाइड किया कि कोई एक ऐसा जगह हम लोग चुनते हैं, डिसाइड करते हैं कोई एक ऐसा जगह जहाँ से इन सारे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता रखा जा सके। तो उन्होंने वो कौन सा जगह चूज़ किया? ग्रीनविच चूज़ किया। और ग्रीनविच में क्या है? रॉयल ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी वहीं पे है, मतलब कि बहुत बड़ा रिसर्च लैब है ग्रीनविच में। और ग्रीनविच में जो एक लाइन है उसका नाम है प्राइम मेरिडियन। इसी प्राइम मेरिडियन को इम्पॉर्टेंट लाइन मानते हुए सारे लॉन्गिट्यूड्स का गिनती किया गया। तो ये जो बीच में आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है प्राइम मेरिडियन, यही वो लाइन है जो कि पहला बात ग्रीनविच में है। और जितने भी सारे लॉन्गिट्यूड्स का गिनती होगा, काउंट किया जाएगा, वो कहाँ से किया जाएगा? इसी प्राइम मेरिडियन से किया जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है उसको क्या बोला गया है? प्राइम मेरिडियन बोला गया है। और सारे गिनती कहाँ से स्टार्ट होंगे? यहीं से स्टार्ट होंगे, ठीक है। आगे उसके बाद इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। और ये जो प्राइम मेरिडियन है इसका कितना डिग्री वैल्यू है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री है तभी तो बाकी सारा गिनती शुरुआत यहाँ से हो पाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, है ना। तो इसका शुरुआत होता है 0 डिग्री से, ओके। तो प्राइम मेरिडियन का वैल्यू यदि कोई पूछे तो क्या बोलोगे? 0 डिग्री है। 0 डिग्री इसलिए है ताकि बाकी सारे पॉइंट का जो गिनती है वो 1 से स्टार्ट किया जा सके, है ना, इसीलिए यहाँ पे 1 है। आगे बात करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। अच्छा, आपको याद है जब हम आपको लैटिट्यूड्स पढ़ा रहे थे तो लैटिट्यूड्स में ना एक हमारा इमेजिनरी लाइन है जिसका नाम था इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है? धरती को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, हाँ या ना, आधा ऊपर और आधा नीचे। सिंपल सा यहाँ पे है, चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं हम इस वाले डायग्राम को। यदि आप ध्यान से देखोगे इस वाले डायग्राम में, इस वाले पिक्चर में ना बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन है जिसका नाम क्या था? इक्वेटर। उसका भी वैल्यू कितना था? 0 डिग्री था। ये इक्वेटर क्या किया था? हमारे धरती को यानी कि हमारे ग्लोब को आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे, यानी कि इन्होंने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। मतलब इक्वेटर जो है अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन धरती को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ये भी करता है, लेकिन ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में करता है। सिंपल सा ध्यान रखिए, इक्वेटर जो है वो धरती को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन आधा ऊपर और आधा नीचे। इसका मतलब हो गया कि नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इक्वेटर जो है धरती को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है, वो भी आधा आधा हिस्सा में। लेकिन जो प्राइम मेरिडियन है इसका वैल्यू भी 0 डिग्री होता है, इक्वेटर के तरह ही। इक्वेटर के तरह इसका वैल्यू भी कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ये भी धरती को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन ये करता किस हिस्से में है? ईस्ट और वेस्ट हिस्से में करता है। इतना ध्यान रहेगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये प्राइम मेरिडियन भी हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है, ध्यान रहेगा इतना। तो ये आधा हिस्सा इधर हो गया हमारा ईस्ट और आधा हिस्सा इधर हो गया वेस्ट। तो 180 डिग्री इधर भी होता है और 180 डिग्री वेस्ट तरफ भी होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो ईस्ट की ओर भी 180 डिग्री और वेस्ट की ओर भी 180 डिग्री ही होता है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि प्राइम मेरिडियन यहाँ पे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो भी ईस्ट डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में। और ईस्ट के तरफ भी 180 डिग्री तक है
और वेस्ट की तरफ भी 180 डिग्री तक है। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सिंपल से यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन हमारे धरती को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वो भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। मतलब ईस्ट और वेस्ट में करता है तो हम इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। ठीक है, अगला 180 डिग्री ईस्ट, यानी कि इधर का बात करें तो इधर 180 डिग्री होगा। उसके बाद एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। कहने का सिंपल सा मतलब है, ये भले आपको गोल दिख रहा हो, लेकिन इधर आप जाओगे 180 डिग्री तो वो भी, और इधर आप जाओगे 180 डिग्री तो वो भी एक ही लाइन पे लाई करता है। तो ओवरऑल आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर अर्थ को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में, नॉर्थ और साउथ। समझ में बात, मतलब कि इक्वेटर धरती को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, आधा ऊपर और आधा नीचे, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। प्राइम मेरिडियन भी हमारे धरती को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में करता है, मतलब कि आधा ईस्ट की ओर और आधा वेस्ट की ओर करता है। ठीक है, इस बात को बस आप ध्यान में रखिएगा। फिर इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ मतलब दोनों में, अच्छा डिफरेंस नहीं, दोनों में सिमिलर क्या है? प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर में सिमिलर क्या है? सिमिलर ये है कि दोनों का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री होता है। कितना? 0 डिग्री होता है दोनों का वैल्यू। ठीक है, अगला उसके बाद है धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ पे बस आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असम में एक जगह पड़ता है धुबरी, असम का धुबरी जो कि 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ता है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में पड़ता है। ये बस एक छोटा सा जानकारी था आपके लिए, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, याद रखने का मन करे तो याद रख लीजिएगा। आइए अगला है हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड एंड टाइम में क्या बात किया गया है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट। देखो, समय का पता लगाने का सबसे आसान तरीका होता है धरती, चंद्रमा और प्लैनेट के मूवमेंट का पता लगाओ, मतलब कि वो किस हिसाब से घूम रहे हैं, उनके घूमने का क्या रफ्तार है। यदि आप ये पता लगा लेते हैं तो लगभग आपको समय का भी पता चल जाता है। कहने का मतलब है कि यदि आपको समय का पता लगाना हो, समय यदि आपको जानना हो, तो सबसे आसान तरीका होता है समय का पता लगाने का। पहले जो हम लोग इस्तेमाल करते थे, आज तो हमारे पास घड़ी है, मोबाइल में भी घड़ी है ना, हाथ में भी घड़ी है, बहुत सारे जगह पे अब तो घड़ी आ चुका है। लेकिन पहले के ज़माने का यदि हम लोग बात करें तो सबसे आसान तरीका क्या होता था टाइम का पता लगाने का? धरती का मूवमेंट, चंद्रमा का मूवमेंट और प्लैनेट का मूवमेंट, मतलब कि धरती, चंद्रमा और प्लैनेट, ग्रह, किस तरीके से ये लोग घूम रहे हैं, इनके घूमने का क्या रफ्तार है, इससे हम लोग समय का पता लगाते थे। मतलब कि धरती के घूमने से, चंद्रमा के घूमने से, प्लैनेट्स के घूमने से टाइम का पता पहले लगाया जाता था। ठीक है, अर्लियर द सन इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, दिस कैन बी recognized by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset। पहले के ज़माने में जब हमारे पास मोबाइल, घड़ी वगैरह नहीं हुआ करता था तो हम लोग टाइम का पता लगाते थे सन को देखकर। हालांकि टाइम का पता धरती के मूवमेंट को देखकर, चंद्रमा के मूवमेंट को देखकर, प्लैनेट के मूवमेंट को देखकर पता लगाया जाता था, लेकिन एक और चीज़ देखकर यदि हम लोग समय का पता लगाते थे तो वो था हमारा सन। जैसे सन जब हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता था तो दिन का 12 बजता था, है ना। मतलब कि ऐसा लोग मानते थे और सही में ही होता है कि यदि सन आपके बिल्कुल सर के ऊपर आ जाए, बिल्कुल सर के ऊपर जब आपका सन आ जाए, सूरज, तो 12 बज जाता है, दोपहर का 12, है ना। उसी प्रकार से यदि सुबह सुबह सूरज उग ही रहा हो तो लगभग लोग मान लेते हैं कि 5 या 6 बज रहा होगा। उसी प्रकार से जब शाम में सूरज डूब रहा हो तो फिर भी लोग मान लेते हैं कि शाम का कितना बज रहा होगा, 5 या 6 बज रहा होगा। हालांकि गर्मी में थोड़ा सा और जाड़े में सूरज का समय इधर उधर हो जाता है, कभी जल्दी डूब जाता है, कभी पहले डूब जाता है, लेकिन लगभग अनुमान लोग ये लगाते थे
कि यदि सन आपके सर के ऊपर है, लगभग पूरा एकदम एग्जैक्ट ऊपर है, तो दोपहर का 12 बज रहा है। अभी सूरज उगना ही स्टार्ट हुआ है, आपको हल्का हल्का दिख रहा है, तो सुबह का 5 या 6 बज रहा होगा। उसी प्रकार से सन अभी डूब ही रहा है, डूब रहा है, लेकिन अभी डूबते हुए कुछ भी, डूबते हुए फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो शाम का 5 या 6 बज रहा है। तो ऐसे लोग पहले समय का पता लगाते थे, ठीक है। तो उस समय पे समय का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या था? सन, प्लैनेट, अर्थ, मून, इन सबको देखकर हम लोग समय का पता लगाते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद है हमारा व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। लेकिन थोड़ा सा और साइंस में तरक्की हुआ, बहुत सारी चीज़ें नए नए हमारे पास आए, तो उस समय पे पता लगाया गया कि ग्रीनविच में जब सन बिल्कुल ऊपर होगा, ग्रीनविच एक जगह का नाम है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। ग्रीनविच में जब सूरज एकदम जस्ट ऊपर होगा, तो वही होगा दोपहर का समय, ठीक है। पहले हम लोग क्या बोलते थे कि सूरज यदि आपके सर के बिल्कुल ऊपर है, तो लगभग दोपहर का 12 बज रहा है ना। लेकिन बाद में थोड़ा सा और तरक्की हुआ साइंस में, अब लोगों ने ये आइडिया लगाया कि ग्रीनविच में यदि सन एकदम बिल्कुल ऊपर है तब 12 बज रहा होगा, ठीक है, यानी कि नून हो रहा होगा, दोपहर हो रहा होगा। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो यदि ग्रीनविच में सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है, तो कितना बज रहा होगा बताओ? 12 बज रहा होगा, ऐसा लोगों ने आइडिया लगाया। उसके बाद दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज प्लेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम। अब यहाँ पे हुआ क्या, समझिए ध्यान से। ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये जो प्राइम मेरिडियन है, बताओ ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है? पहले ये बताओ। ग्रीनविच से गुजरता है। ये जो प्राइम मेरिडियन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच से गुजरता है। तो यदि ग्रीनविच में सन बिल्कुल ऊपर है, तो बताओ ग्रीनविच में टाइम कितना हो रहा होगा? 12 बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा। अब यहाँ पे एक बात और बोला गया कि जो जगह, जो कंट्री या फिर जो भी प्लेस ग्रीनविच के ईस्ट में है, यानी कि इधर है ईस्ट की ओर, वो ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा, ठीक। और जो जगह या फिर जो प्लेस ग्रीनविच के वेस्ट में है, वो ग्रीनविच के टाइम से पीछे होगा। अब इसको एग्जांपल से भी हम लोग अभी समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये बिल्कुल लाइन कहाँ पड़ता है आपका? ग्रीनविच में पड़ता है। अभी तुरंत समझा था हम लोगों ने, ये लाइन ग्रीनविच से पास करता है, ठीक। तो इस लाइन के ईस्ट में, यानी कि ग्रीनविच के ईस्ट में जो भी प्लेस होंगे, जो भी जगह होंगे, वो ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा। और जो भी प्लेस, जो भी जगह इस प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच के वेस्ट में होगा, वो ग्रीनविच के टाइम से पीछे होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी एग्जाम्पल देंगे आपको और समझ में आएगा। जैसे अगला, हाँ, अगला है हमारा, A watch can be adjusted at any place to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday। अब एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि आखिर ग्रीनविच में कितना बज रहा होगा, तो जो ईस्ट में कंट्री है उधर कितना बजेगा, वेस्ट में कितना बजेगा, ये सब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। लेकिन सिंपल सा ध्यान रखना है आपको ये कि यदि सन आपके बिल्कुल सर के ऊपर है, तो कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सा मान लीजिए कि टाइम कितना हो रहा है? अभी 12 बज रहा है, चाहे वो जगह कोई भी हो, ठीक है। हमारे भारत में भी यदि आप देखोगे तो घड़ी हर जगह का एडजस्ट किया हुआ है, हर जगह का घड़ी एडजस्ट किया हुआ है। तो यदि आप भारत में भी आप देखेंगे तो सन जब आपके ऊपर होता है बिल्कुल, तो कितना बज रहा होता है? दोपहर का 12 बज रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। चलिए थोड़ा सा टाइम के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस टाइम में कैसे हो जाता है। आइए, सबसे पहला है, The Earth rotates 360 degree in 24 hours, which means 15 degree in 1 hour or 1 degree in 4 minutes।
एक बात बताइए, पूरा का पूरा पृथ्वी जो है कितने घंटे में घूम जाता है? 24 घंटे में घूम जाता है। और 24 घंटे में घूमने का मतलब हुआ 360 डिग्री वो घूमा। जब कोई भी चीज़ एक बार पूरा गोल गोल घूम जाए तो वो कितना डिग्री घूम गया? 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री घूम गया। कहने का मतलब है कि जो धरती है हमारा, जो अर्थ है, वो 24 घंटे में पूरा घूमता है 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि 15 डिग्री वो घूमता है 1 घंटे में। आप कैलकुलेट कर लीजिए, यदि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रहा है तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? 15 डिग्री घूमेगा। और फिर एक डिग्री कितने मिनट में घूमेगा? 4 मिनट में घूमेगा। ठीक है, मतलब कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है हमारा धरती, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है हमारा धरती, और 24 घंटे में टोटल 360 डिग्री हमारा धरती घूम जाता है। आगे 10, When it is 12 noon at Greenwich, समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। 10, When it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM। कैसे होगा यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। यदि ये नहीं समझ में आया आपको तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा। अभी तुरंत हमने क्या बोला था? हमने अभी तुरंत बोला था कि ग्रीनविच के ईस्ट में जो भी कंट्री होंगे वो ग्रीनविच के टाइम से क्या होगा? आगे होगा। और ग्रीनविच के वेस्ट में जो भी कंट्री होंगे वो ग्रीनविच के टाइम से क्या होगा? मतलब पीछे होगा उसके टाइम से। लेकिन कितना आगे और कितना पीछे? 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसमें बात करते। जैसे हमारा प्राइम मेरिडियन है, तो ये प्राइम मेरिडियन का मतलब सिंपल समझिए ग्रीनविच। तो इसी पे मतलब प्राइम मेरिडियन जो है हमारा ग्रीनविच से गुजरता है। ग्रीनविच एक जगह का नाम है, सिंपल सा बात है। तो इस प्राइम मेरिडियन के जो भी ईस्ट में होगा, इधर जो कंट्री होगा हमारे ग्लोब पे, वो 1 घंटा आगे होगा ग्रीनविच के टाइम से। और ये हमारे ग्रीनविच, ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच है, और इसके इधर जो वेस्ट है वो 1 घंटा पीछे होगा। किसके टाइम से? ग्रीनविच के टाइम से। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया था। तो 10, When it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि यदि ग्रीनविच में 12 बज रहा है दोपहर का, तो ग्रीनविच के जितने भी कंट्री है ईस्ट साइड में, ग्रीनविच के ईस्ट साइड में जितने भी कंट्री, वहाँ पे कितना बज रहा होगा? फिर बताओ, 1 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा? 1 बज रहा होगा। ठीक है, 180 डिग्री विल बी मिडनाइट when it is 12 noon at Greenwich। सिंपल सा मतलब यहाँ पे यह है कि 1 घंटा ग्रीनविच के ईस्ट में जो भी कंट्री है वो 1 घंटा आगे रहेगा, और ग्रीनविच के वेस्ट में जो भी कंट्री है वो 1 घंटा ग्रीनविच के टाइम से 1 घंटा पीछे रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 180 डिग्री विल बी मिडनाइट। 180 डिग्री यदि हो जाता है तो वो मिडनाइट कहलाएगा। यदि 180 डिग्री का बात होगा तो वो कब कहलाएगा? मिडनाइट। When it is 12 noon at Greenwich, मतलब यदि ग्रीनविच में 12 बज रहा होगा दोपहर का, तो अलग जगह पर मिडनाइट हो रहा होगा। सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर है तो अलग अलग कंट्री में क्या हो रहा होगा? मिडनाइट, यानी कि आधा रात हो चुका होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। अगला है, इतना बस इसमें ध्यान रखना है आपको कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो भी कंट्री होंगे वो 1 घंटा आगे होगा ग्रीनविच के टाइम से, और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जो भी कंट्री होंगे वो 1 घंटा पीछे होगा ग्रीनविच के टाइम से। सिंपल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। हम लोगों को एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए? अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता क्या है? स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है वैसा समय जो हर जगह पे लागू होता हो, वैसा समय जो हर जगह पे लागू होता हो। ठीक है, जैसे अभी जैसे हम लोग बात करें तो अभी 250 हो रहा है, दोपहर का अभी कितना हो रहा है? 250 हो रहा है। तो बाकियों के घड़ी में भी 250 ही हो रहा होगा, अलग अलग कंट्री के घड़ी में भी 250 ही हो रहा होगा। लेकिन कहीं पे दिन होगा तो कहीं पे रात होगा, कहीं पे दिन का 250 है तो कहीं पे रात का 250 हो रहा होगा। बस फ़र्क इतना ही है, लेकिन समय सब के घड़ी में क्या है?
सेम है, बस दिन और रात का फ़र्क है। ठीक है, तो हम लोगों को स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए भाई, आइए थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। इन इंडिया अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारिका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। देखो, असम में एक जगह पड़ता है डिब्रूगढ़ और द्वारिका पड़ता है हमारा गुजरात में। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि गुजरात हमारा वेस्ट में है और असम हमारा ईस्ट में है। इन दोनों में पता है टाइम का कितना फ़र्क है? टाइम का फ़र्क है इसमें 1 घंटा 45 मिनट का। 1 घंटा 45 मिनट का टाइम के फ़र्क का मतलब सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए। देखो, घड़ी में सबका समय बराबर ही रहेगा। यदि असम के लोगों के घड़ी में 2 बज रहा होगा तो गुजरात के लोगों के घड़ी में भी 2 बज रहा होगा। लेकिन फिर यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क क्या बता रहा है? फ़र्क बता रहा है कि सूरज 1 घंटा 45 मिनट पहले दिख जाएगा असम में और 1 घंटा 45 मिनट के बाद दिखेगा गुजरात में। यहाँ पे डिफरेंस इस चीज़ का है। तो घड़ी हर टाइम जो है वो हर किसी के घड़ी में क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। बस दिन मतलब कि सूरज के आने और जाने में दिखने के में डिले हो सकता है, मतलब कि दिन और रात में बस फ़र्क हो सकता है, लेकिन टाइम तो सभी की घड़ी में सेम ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, पहला पॉइंट जो बोला गया है वो ये कि गुजरात में पड़ता है आपका द्वारका और असम में पड़ता है डिब्रूगढ़। तो सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि असम है हमारे ईस्ट में और गुजरात है हमारे वेस्ट में। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है टाइम का? 1 घंटा 45 मिनट का। इसका मतलब है कि 1 घंटा 45 मिनट पहले ही सन दिख जाएगा आपको असम में और 1 घंटा 45 मिनट के बाद दिखेगा सन कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, आगे उसके बाद है हमारा इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ पर जो ना 30 के ऊपर छोटा सा आपको एक डॉट दिख रहा होगा, 82 डिग्री 30, जो 30 के ऊपर छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मिनट। क्या बोलेंगे? मिनट बोलेंगे। और यहाँ पे ईस्ट के लिए ई लिखा हुआ है। तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एंड 5 hours and 30 minutes ahead of Greenwich GMT। द ग्रीनविच का ये बात कर रहा है। Therefore, if 7:30 PM in India, that 2 PM noon in London। समझिए अब ध्यान से यहाँ पे हो क्या रहा है। इंडिया जो है वो ग्रीनविच से किधर पड़ता है? इंडिया ग्रीनविच के ईस्ट में पड़ता है। इंडिया जो है वो ग्रीनविच के किधर पड़ेगा? ईस्ट में पड़ता है। और अभी तुरंत हम लोगों ने समझा था, चलिए आइए थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाते हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने समझा था कि जो कंट्री ग्रीनविच के ईस्ट में पड़ेगा वो 1 घंटा क्या रहेगा? आगे रहेगा ग्रीनविच के टाइम से। लेकिन कितना डिग्री होगा तब 1 घंटा आगे रहेगा? 15 डिग्री। समझिए बात। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सा कि दस व्हेन इट इज 12 noon एट ग्रीनविच, the time at 15 degree east of Greenwich will be 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM। सिंपल सा से देखो, सिंपल सा आप इतना ध्यान रखो, ये आपका बीच में है प्राइम मेरिडियन, मतलब कि वो ग्रीनविच है। इसके ईस्ट में जितने भी कंट्री हैं वो सब 1 घंटा आगे होगा ग्रीनविच के टाइम से, लेकिन केवल 15 डिग्री को लेकर। जैसे यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे 0 डिग्री है, 15 डिग्री आगे गए 1 घंटा बढ़ गया, 15 डिग्री और आगे गए 2 घंटा बढ़ गया, 15 डिग्री और आगे गए 3 घंटा टाइम हो गया बेसी। तो जैसे जैसे आप 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे ग्रीनविच के ईस्ट की ओर, वैसे वैसे आपका 1-1 घंटा क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा ग्रीनविच के टाइम से। ठीक है, तो अब मेरा सवाल आपसे है, ज़रा सोच के बताइएगा। ग्रीनविच में अभी टाइम हो रहा है 12। ठीक है, सबको समझिए ध्यान से। पहले कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग? कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि यदि ग्रीनविच में अभी 12 बज रहा है तो ग्रीनविच के ईस्ट में यदि आप 15 डिग्री जाते हैं तो वहाँ पे बजेगा 1, मतलब कि हर 15 डिग्री पे कितना घंटा बढ़ जा रहा है? 1 घंटा। तो मेरा सवाल अब आपसे यह है, सुनिए ध्यान से। ग्रीनविच में टाइम हो रहा है अभी 12, ठीक? ग्रीनविच में टाइम हो रहा है अभी कितना? 12 बज रहा है। ओके, दोपहर का 12 बज रहा है। तो बताइए, ग्रीनविच के ईस्ट की ओर हम लोग गए हैं 45 डिग्री, तो बताओ फिर 45 डिग्री पे जो भी हमारा कंट्री पड़ेगा वहाँ पे अभी टाइम कितना हो रहा होगा? 3 बज रहा होगा।
सही बात है, क्योंकि यदि ग्रीनविच में अभी कितना हो रहा है, 12 बज रहा है ग्रीनविच में, यदि ग्रीनविच में 12 बज रहा है अभी, और हर 15 डिग्री पे कितना हो जा रहा है, 1 घंटा बढ़ जा रहा है। तो हमने यहाँ पे कितना डिग्री बोला था अभी, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो 1 घंटा बढ़ रहा है 45 डिग्री पे, तो ऑब्वियस सी बात है, सॉरी 1 घंटा बढ़ रहा है 15 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे कितना बढ़ेगा, 3 घंटा बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप ग्रीनविच से ईस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं 15 डिग्री, वैसे वैसे 1 घंटा आपका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर रहे थे अब इंडिया को लेकर। तो इंडिया जो है ना वो ग्रीनविच से कितना डिग्री पड़ता है भाई, इंडिया जो है वो ग्रीनविच के ईस्ट में पड़ता है। और कितना डिग्री दूर है इंडिया ग्रीनविच से, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी कि 82 डिग्री दूर है हम लोग किससे, ग्रीनविच के टाइम से। यानी कि ग्रीनविच से हम लोग कितना दूर हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हम लोग दूर हैं ग्रीनविच के टाइम से। तो अब जरा सोचिए, जब हम लोग ग्रीनविच से 15 डिग्री आगे बढ़ते हैं ईस्ट की ओर, तो 1 घंटा बढ़ता है। और हम लोग कितना दूर है ग्रीनविच से, 82 डिग्री हम लोग दूर है ग्रीनविच के टाइम से। तो यदि ग्रीनविच में, समझिएगा ध्यान से, ग्रीनविच में यदि 2 बज रहा होगा, ग्रीनविच में यदि 2 बज रहा होगा, तो इंडिया में शाम का 7:30 बज रहा होगा। लगभग आप यहाँ पे बोल सकते हैं 5.5 घंटा का फर्क है। समझ में आ रही है बात अब। तो सिंपल सा, यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ इंडिया जो है वो ग्रीनविच से किधर पड़ता है, तो पहला बात बताइएगा कि इंडिया जो है वो ग्रीनविच से ईस्ट में पड़ता है, पहला बात। दूसरा बात, यदि कोई पूछे कि बताओ ग्रीनविच से इंडिया कितना डिग्री दूर है, तो आप क्या बोलोगे, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट दूर है। तो फिर बोले कि बताओ फिर हमारे टाइम में कितने का डिफरेंस होगा, तो बताइएगा 5.5 घंटे का डिफरेंस होगा। तो यदि ग्रीनविच में 12 बज, सॉरी ग्रीनविच में यदि 2 बज रहा होगा दोपहर का, तो इंडिया में कितना बज रहा होगा, शाम का 7:30 बज रहा होगा। या फिर आप इसको ऐसे समझिए, यदि ग्रीनविच में दोपहर का 12 बज रहा होगा, तो इंडिया में कितना बज रहा होगा, फिर शाम का 5:30 बज रहा होगा। क्योंकि कितना का डिफरेंस है इंडिया और ग्रीनविच में, 5.5 घंटे का फर्क है। क्या ये 5.5 घंटे का फर्क अपने आप दिख गया, नहीं, ये डिग्री के हिसाब से दिखा है भाई, क्योंकि इंडिया जो है वो 82 डिग्री दूर है ग्रीनविच से, तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटा आगे तो बढ़ेगा ना। तो 82 डिग्री पे कितना घंटा आगे बढ़ जा रहा है, 5.5 घंटा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। रसिया हैज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, रसिया के पास 11 गो स्टैंडर्ड टाइम है। सोचो, बहुत तकलीफ होता होगा वहाँ, मतलब समय को मैच करने में बहुत ही झंझट होता होगा उन लोगों को। 11 अलग अलग समय का होने का मतलब है बहुत समस्या है। ठीक है, आगे, द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। हमारे इस पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक जोन्स 1-1 घंटे के लिए डिनोटेड है। मतलब कि 24 जोन्स, और हर जोन्स को कितना घंटा दिया गया है, 1 घंटा दिया गया है। आप ये बोल सकते हैं कि हर जोन्स 15 डिग्री को कवर करता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं केवल और केवल इंडिया को लेकर। देखो, यदि इंडिया और ग्रीनविच के बारे में बात होगा, तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि ग्रीनविच से हम लोग कितना घंटे आगे रहते हैं, 5.5 घंटा आगे रहते हैं टाइम के मामले में। लेकिन केवल यदि बात इंडिया का हो, तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो, द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 होल 1/2 डिग्री ईस्ट, यानी कि ये बात कर रहा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का बात कर रहा है, इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। समझो ध्यान से, अब इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री वाला ही माना गया है। कहने का मतलब हुआ कि जो टाइम अभी ग्रीनविच में हो रहा होगा उससे 5.5 घंटा आप आगे कर दो इंडिया में, वही टाइम हमारे इंडिया का होगा। जैसे मान लेते हैं, सपोज करो कि अभी ग्रीनविच में 12 बज रहा है दोपहर का, तो इंडिया में कितना बज रहा होगा, 5.5 घंटा आगे कर दो।
तो इंडिया में कितना बज रहा होगा अभी बताओ। यदि ग्रीनविच में अभी 12 बज रहा है तो इंडिया में कितना बज रहा होगा? 5:30। तो इंडिया में 5:30 हर घड़ी में बजेगा। यही होता है स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का। तो हम लोग जो स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं इंडिया वाले लोग, किसको ध्यान में रखते हुए फॉलो करते हैं बताओ? ग्रीनविच के टाइम को ध्यान में रखते हुए फॉलो करते हैं। तो ग्रीनविच से हम लोग कितना आगे रहते हैं? हमेशा 5.5 घंटा आगे रहते हैं। तो 5.5 घंटा हम लोग आगे, पूरे इंडिया में हर घड़ी में 5.5 घंटा आगे रहेंगे। जैसे अभी हमारा कितना हो रहा है? 3:01 हो रहा है। तो इंडिया अभी भी 5.5 घंटा आगे है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि इंडिया में भी 3:01 हो रहा है, तो 5.5 घंटा पीछे कर दो, वहाँ उतना टाइम हो रहा होगा ग्रीनविच में। और 3:01 यदि इंडिया में हो रहा है, सॉरी 2 मिनट हो गया, 3:02 यदि इंडिया में हो रहा है, तो हर घड़ी में 3:02 हो रहा होगा। तो हम लोग स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कौन सा फॉलो करते हैं? ग्रीनविच के आगे जो हम लोग चलते हैं हर एक बार 5.5 घंटा, उसी टाइम को भी हम लोग पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो ग्रीनविच में जो भी टाइम हो रहा हो उससे 5.5 घंटा हम लोग हमेशा आगे रहेंगे, और वही टाइम इंडिया के हर घड़ी में आपको दिख जाएगा। मतलब कि हम लोग भी जो टाइम फॉलो करते हैं वो ग्रीनविच वाला टाइम ही फॉलो करते हैं। यदि ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो इंडिया के हर घड़ी में कितना बजेगा? 5:30 बजेगा, क्योंकि हम लोग ग्रीनविच से कितना आगे रहते हैं? हमेशा 5.5 घंटा आगे रहते हैं। इट इज़ नॉन एज द स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसी को हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यदि कोई पूछे कि बताओ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, तो सिंपल से बताइएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। तो यही इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। बोले एग्जाम्पल से समझाओ, तो एग्जाम्पल से समझाइएगा कि यदि ग्रीनविच के घड़ी में, यानी कि ग्रीनविच में यदि 12 बज रहा होगा दोपहर का, तो इंडिया के हर घड़ी में 5:30 बज रहा होगा। या फिर यदि ग्रीनविच में 2 बज रहा होगा तो इंडिया के हर घड़ी में कितना बज रहा होगा? 7:30 बज रहा होगा। मतलब ग्रीनविच में जो भी बजे आपको हर बार क्या कर देना? 5.5 घंटा आगे कर देना है। वही टाइम हमारे इंडिया के सभी घड़ी में दिख जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे घड़ी में अभी 3:03 हो रहा है, तो हर घड़ी में 3:03 हो रहा होगा। ठीक है, और हम लोग कितना घंटे आगे रहते हैं ग्रीनविच से? 5.5 घंटा आगे रहते हैं हमेशा। यही 5.5 घंटा जो है ग्रीनविच से जो हम लोग आगे हैं 5.5 घंटा, यही है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, क्या हर कंट्री 5.5 घंटा ही आगे होगा ग्रीनविच से? नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो ग्रीनविच से कितना दूर है। जैसे हम लोग ग्रीनविच से 82 डिग्री दूर हैं, तो 82 डिग्री दूर होने के हिसाब से हम लोग कितना आगे बढ़ गए? 5.5 घंटा आगे बढ़ गए। कोई ऐसा कंट्री होगा जो 85 डिग्री पे होगा, कोई ऐसा कंट्री होगा जो 90 डिग्री पे होगा ग्रीनविच से दूर, तो वहाँ पे टाइम कुछ और होगा। समझ गए? अरे बात, बस ये हो गया हमारा टॉपिक, और टॉपिक के साथ चैप्टर कंप्लीट। कोई डाउट अभी चैप्टर में? समझ में आया सब कुछ? चलिए, ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने एक अगले चैप्टर में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।